गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अभिषेक सिंह इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईएफपीएच फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में यह अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता था, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी इसका आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी की विशिष्ट पहचान के तहत सभी लोगों के पास ज्ञान को साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना है। आइए आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस ज्ञानवर्धक वेबिनार में हमारे बीच होम्योपैथी जगत के प्रतिष्ठित चिकित्सक, अंतर्राष्ट्रीय वक्ता एवं शिक्षक डॉक्टर श्रीकांत तलारी उपस्थित हैं। सर ने 2018 में अपनी बीएचएमएस की पढ़ाई कंप्लीट की आठ। है। यस सर, 2008 में, सॉरी, वेट अ सेकंड, सॉरी। तथा पिछले 15 वर्षों से सफलतापूर्वक होम्योपैथी चिकित्सा का अभ्यास कर रहे हैं। वर्तमान में सर पुणे स्थित प्राणा कैंसर केयर क्लिनिक में प्रमुख क्लिनिकल प्रैक्टिस के साथ साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार, कार्यशालाओं और वेबिनारों के माध्यम से ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं। सर दी अदर सॉन्ग इंटरनेशनल एकेडमी के नियमित फैकल्टी सदस्य हैं तथा द आर्ट एंड स्किल ऑफ केस टेकिंग, अ प्रैक्टिकल इंटीग्रेशन टूल पुस्तक के लेखक हैं तथा कोविड-19 एवं ग्रेनुलोमेटस मेस्टाइटिस जैसे महत्वपूर्ण शोध कार्यों से भी जुड़े हुए हैं। आइए हम सब मिलकर डॉक्टर श्रीकांत तिवारी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू डॉक्टर अभिषेक। नमस्कार आप सभी लोगों को। आप हमेशा मुझे बुलाते हो, उसके लिए धन्यवाद। और आज का हम ये सेशन शुरू करते हैं। और आज मैं कुछ केसेस के द्वारा अपनी लर्निंग्स को आपको अपने लर्निंग शेयर करना चाहूँगा। तो हम जब हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो जनरली जैसे मैं ज़्यादातर कैंसर में स्पेशलाइज करता हूँ। तो जनरली स्टूडेंट्स मेरे को हमेशा ये पूछते हैं कि सर अभी ये प्रोस्टेट कैंसर का केस है, तो आप थोड़ा दवा बता दो, प्रोस्टेट कैंसर में कौन सा दवा चलता है ज़्यादातर। या पूछेंगे कि ओरल कैंसर के लिए कौन सा दवा है, ऐसे। तो हम बोलते हैं ऐसा नहीं होता, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के ऊपर हम देते हैं। तो वो बोलेंगे हाँ, तो फिर मेरे को ये बताओ, ओरल कैंसर में अगर बर्निंग पेन है तो क्या दवा देते हैं? या ओरल कैंसर विथ अल्सर है और टंग पर है और बर्निंग है तो क्या देते हो आप? तो हम बोलते हैं नहीं नहीं, उसको थोड़ा मोडेलिटी भी लेना पड़ता है, कंकॉमिटेंट्स भी देखना पड़ता है, एग्जैक्ट लोकेशन भी देखना पड़ता है। नहीं इतना ही है, इससे ज्यादा तो नहीं है। पेशेंट बोल नहीं पा रहा, बहुत मोडेलिटी बोल नहीं पा रहा है पेशेंट, और पैथोलॉजिकल केस है, इससे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो इस पे क्या दे सकते हैं हम? तो हम बोलते हैं नहीं नहीं, थोड़ा फिजिकल जनरल्स तो देखो, थोड़ा हिस्ट्री देखो, थोड़ा मेंटल सिम्टम देखो। नहीं वो कैंसर का पेशेंट है, इतना एडवांस्ड है, उसको ये तकलीफ सबसे ज्यादा है, आप इसके ऊपर बताओ। नहीं थोड़ा कोमॉर्बिडिटी क्या है बताओ। नहीं पेशेंट को डायबिटीज भी है, थोड़ा हाइपरटेंशन है, बट वो सब कंट्रोल में है, आप इसके ऊपर दवा दो। और हम कितना भी हम ये बोलना चाहे कि दवा हमको पेशेंट के टोटल हिस्ट्री, पेशेंट के लाइफस्टाइल और पेशेंट के मेंटल इमोशनल स्टेट पे सिलेक्ट किया जाता है, ये समहाउ सिंक इन नहीं होता। हम सबको ये उत्तर मालूम है कि होम्योपैथी में हम पेशेंट को पूरी तरह समझने का कोशिश करते हैं, लेकिन हम हमेशा जो गलती हमसे हो जाती है वो ये है कि हम कहीं ना कहीं हमको ऐसा एक कैरेक्टरिस्टिक अगर दिख गया तो हम उसके बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, ना कि पूरा पिक्चर और पूरा पेशेंट के बारे में सोचते हैं।
तो इसी चीज को थोड़ा सा अच्छी तरह समझने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। बस एक 5-6 दिन पहले मैंने एक पेशेंट देखा है, और ये पेशेंट को सबसे मेन तकलीफ वो बोलती है कि मुझको अभी जो तकलीफ हो रहा है ना, वो सबसे ज्यादा तकलीफ ये हो रहा है कि मुझको थोड़ा सा इचिंग और क्रॉलिंग सेंसेशन है मेरे मेरे हेड में, सिर में, स्काल्प पे। और बहुत ज्यादा खुजली होता है, इतना खुजली होता है कि मुझसे सहन नहीं होता। और ऐसा लगता है जैसे कि क्या लाइस, तिल लाइस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जो बालों में, क्या बोलते हैं, रू, जू बोलते हैं क्या उसको, बालों में ये होता है, वो कीड़े होते हैं। तो जैसे कि वो बहुत सारे हैं और वो मुझको काट रहे हैं, ऐसा मुझको एक फीलिंग आ जाता है उसके साथ। तो अ, अ, तो ये मेरा सबसे मोस्ट बॉदरसम सिम्टम है। और ऐसे मेरे को जू काट रहे हैं, ऐसा मेरे को सेंसेशन नींद में भी होता है, और ये इचिंग भी मुझको नींद में बहुत ज्यादा होता है। और वो कभी कभी इतना वो इचिंग होता है नींद में कि वो करते करते ऐसा लगता है कि वो जू वाला सेंसेशन मेरे को आ जाता है। तो जनरली अपना टेंडेंसी ये रहता है कि अरे ये तो बहुत कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है ना, कि सेंसेशन एज इफ लाइस इन द हेयर, इन द स्काल्प, एज इफ दे आर बाइटिंग। है नहीं, पेशेंट को उसको सेंसेशन होता है, और इतना इंटेंस सेंसेशन होता है कि उसको सपना भी ऐसा आता है ना। तो फिर मैं, हम लोग का पहला टेंडेंसी क्या रहता है, ऐसा कुछ मिलता है क्या देखो, तो हम जनरली फिर रेपर्टरी खोलते हैं और देखते हैं स्किन, हाँ, इचिंग, हम्म, क्रॉलिंग, क्रॉलिंग सेंसेशन नहीं है, तो बाइटिंग, हाँ बाइटिंग सेंसेशन है, हाँ, बाइटिंग एज इफ इंसेक्ट है क्या, नहीं है। तो ऐसा हम देख लेते हैं। या तो फिर हम देखते हैं कि चलो स्काल्प में हो रहा है, पूरे बॉडी में तो नहीं हो रहा है, पूरे स्किन में नहीं है, सिर्फ स्काल्प में, हेड इचिंग, स्कैल्प विथ टिकलिंग वगैरह कुछ नहीं है, बाइटिंग वगैरह कुछ नहीं है। तो हम सोचते हैं यार इतना कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मिल गया अपने को, ऐसे जैसे कि जू काट रहे हैं, लेकिन ये सिम्टम तो हमको रेपर्टरी में मिल ही नहीं रहा। तो अभी हम क्या करें, इतना अच्छा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मिला है। तो जनरली यही मेरा पॉइंट है कि ऐसे टाइम पे, रादर देन लुकिंग एट जस्ट ओनली द प्रेजेंटिंग सिम्टम, सिर्फ एक बॉदरसम सिम्टम देखने से अच्छा हमने पूरा पिक्चर बनाना चाहिए, या उसका पोर्ट्रेट बनाना चाहिए। जो हैनीमैन की, इन हैनीमैन्स वर्ड्स, इट इज नोन एज पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज। इसी पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज को बोनिंग हुसैन ने सिंपल वर्ड्स में बोला है, उसका कंप्लीट सिम्टम बनाना चाहिए। तो कंप्लीट सिम्टम मतलब क्या, कि उसका कॉज ढूंढो, वो कैसे शुरू हुआ, हाँ, उसका उसका ये ढूंढो, वो ऑनसेट ड्यूरेशन प्रोग्रेस ढूंढो, फिर उसका एग्जैक्ट लोकेशन देखो, उसके सेंसेशंस देखो, उसके मोडालिटीज देखो, और उसके कंकॉमिटेंट्स, और उसके साथ आने वाले मेंटल सिम्टम्स, ये सब देखो। ये सब अगर आप देखोगे तो फिर आप कंप्लीट सिम्टम या पोर्ट्रेट बनाओगे। अभी देखिए हम पोर्ट्रेट बनाते हैं इसका। तो मैंने पेशेंट को पूछा, ठीक है, ये जो आपको इचिंग हो रहा है, ये जो जू काटने का सेंसेशन हो रहा है, ये कब से शुरू हुआ, तो वो बोलते हैं कि ये चालू हो गया है एक 10 दिन से। मैंने बोला क्यों चालू चालू हुआ ये 10 दिन पहले, कुछ तो चेंज हुआ रहेगा। तो वो बोलती है वैसे तो क्या है, वो वैसी क्रॉनिक पेशेंट है मेरी,
तो उसको माइग्रेन है टैक्स के लिए वो होम्योपैथी लेती है, और उसको मैंने माइग्रेन्स के लिए नाइट्रिक एसिड दिया है, और नाइट्रिक एसिड से वो काफी बेहतर है। तो वो कभी तो भी आती है अगर उसको कुछ नया कंप्लेंट बीच में आया तो, नहीं तो वो वैसे उसका क्रॉनिक कंप्लेंट काफी बेटर है। वो बोली ये अलग अलग ही कंप्लेंट आ गया। तो मैंने कहा, क्यों आया? तो बोली क्या हुआ, अभी मेरा तबीयत अच्छा हो गया ना, तो माइग्रेन वगैरह कुछ नहीं होता है। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा तबीयत और इम्प्रूव करते हैं, थोड़ा सा एनर्जी बढ़ाना है, थोड़ा सा काम ज्यादा करेंगे। ये सब चक्कर में मैंने कुछ खाना पीना चालू कर दिया। फिर मेरे को ऐसे समझा कि कुछ चाइनीज हर्ब्स है, अगर वो लेते तो ताकत आता है। फिर मैंने देखा कि वो चाइनीज हर्ब खाया मैंने, तो ताकत आता है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ लगता है, थोड़ा सा काम करने का इच्छा बढ़ता है, तो मैं ज्यादा काम कर पाऊंगी। और वो जो चीजें थी ना वो मीठी थी, और मैं जाने अनजाने में फिर मैं मीठा क्रेव करने लग गई। मुझको ऐसा लगने लगा कि मीठा खाओ, मीठा पियो। तो मैं मीठा खाने लग गई, मीठा पीने लग गई। और फिर जैसे जैसे मेरा मीठा का ये हम्म, आदत बढ़ते गया, वैसे वैसे मेरे को ये इचिंग चालू हो गया। एक्चुअली इचिंग से पहले थोड़ा सा मेरा पेट खराब हुआ कि अरे यार ये थोड़ा सा इंडाइजेशन जैसा लग रहा है, हाँ पेट थोड़ा सा साफ नहीं हो रहा है। और फिर पता नहीं, और एक स्ट्रेन सेंसेशन आने लगा कि मेरा नाक ठंडा पड़ने लग गया। और फिर ऐसा लगने लग गया कि पेट बहुत भरा भरा हुआ है, या पूरे बॉडी में बहुत ऐसे कुछ जमा है, एनर्जी ऐसे सब, और ये उसको रिलीज करना है। तो मैं क्या करती थी, उठती थी और भागने लगती थी, भागती थी, कुछ काम करती थी, तो ही वो एनर्जी पूरा रिलीज होता था। और जैसे ही वो एनर्जी रिलीज होता था मुझको अच्छा लगता था। तो क्या हुआ है, एक्चुअल कॉज क्या है? एक्चुअल कॉज क्या है? एक्चुअल कॉज अगर आप देखेंगे, तो कॉज ये है कि पेशेंट तो वैसे ठीक थी, उसका माइग्रेन ठीक था, सब ठीक था, उसका तबीयत ठीक था, लेकिन चीजें क्यों बदली? हाँ, डिजायर फॉर स्वीट, डिजायर फॉर स्वीट एंड डिजायर फॉर एनर्जी, सो दैट आई कैन वर्क मोर। उसको एनर्जी का डिजायर हो गया, तो फिर वो मीठा खाने लग गई, उसको मीठा खाने का मन करने लग गया, मीठा खाया तबीयत उसका खराब हो गया। तो मेन कॉज क्या है? तो सबसे मेन कॉज है डिजायर फॉर स्वीट्स और डिजायर फॉर एनर्जी। उसकी वजह से क्या हुआ पेशेंट को? सबसे पहले स्टमक कंप्लेंट्स हुए, स्किन कंप्लेंट नहीं हुआ पेशेंट को। के लिए ओडीपी देखना इंपॉर्टेंट है। इनडाइजेशन हुआ। इनडाइजेशन में क्या फीलिंग है कि बहुत ज्यादा देर इज लॉट ऑफ एनर्जी इन द बॉडी, बहुत एनर्जी चाहिए था ना उसको, उसके लिए खाने लग गई ना मीठा मीठा मीठा, तो बहुत ज्यादा ही एनर्जी हो गया। तो बहुत ज्यादा एनर्जी हो गया तो उसको क्या लगने लग गया कि अभी भागो। सो अगर मैं भागती हूं तो मेरे को अच्छा लगने लगता है ना, एमेलरेटेड बाय रनिंग और एक्सपेंडिंग और यूजिंग आप एनर्जी। कुछ भी करो, काम करो, भागो दौड़ो चलो, तो जो एक्सेस एनर्जी हमने खा के एक्यूमुलेट किया है वो रिलीज हो गया, तो अच्छा लगता है ना? आर यू ऑल विथ मी? देन हम देखते हैं कि अच्छा, देन हम देखते हैं कि उसके बाद स्किन एफिनिटी हुआ पेशेंट को, स्पेशली वो स्काल्प पे हुआ। उसके बाद उसके साथ टिंगलिंग सेंसेशंस है, या बाइटिंग ऑफ इंसेक्ट्स है, या कोल्ड सेंसेशन इन ऑन नोज है, ऐसे सब। कंकॉमिटेंट, कंकॉमिटेंट आप बोल सकते हो नोज कोल्ड या स्टमक, नोज, नोज ठंडा पड़ना, ठीक है। और मेंटली पेशेंट को कोई इफेक्ट नहीं है। तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि पहला जो डिस्टरबेंस आ रहा है वो अपने डिजायर्स और एवर्जन्स में आता है।
कि हमको ये जो सब तो ठीक चल रहा था, लेकिन हमको एक इच्छा हो जाती है कि और ठीक करना है, और बेहतर होना है, और अच्छा काम करना है, और कुछ। ये जो इच्छा है ना, दैट इज व्हाट मेक्स यू फॉल इल। दैट इज व्हाई केंट का आप अगर एनालिसिस इवैल्यूएशन देखते हो केंट रेपर्टरी में खोल के, केंट गिव्स हाईएस्ट इंपॉर्टेंस टू लाइक्स एंड डिसलाइक्स। और वो लाइक्स एंड डिसलाइक्स इज फिजिकल एंड मेंटल बोथ। ऐसा नहीं लाइक्स डिसलाइक्स मतलब सिर्फ मेंटल क्रेविंग कि मेरे को ट्रैवल पसंद है या मेरे को पेंटिंग पसंद है, नहीं। फिजिकल भी कि मेरे को मीठा पसंद है, मेरे को मीठा खाना ही है, ये जो ड्रीप आपको इच्छा हो जाता है कि मेरे को बहुत काम करना ही है, दैट इज वेयर डिजीज बिगिंस फ्रॉम। डिजीज बिगिंस फ्रॉम आवर डिजायर्स एंड एवर्जन्स। दैट इज व्हाट मेक्स अस डू समथिंग दैट दैट वो अपने से ऐसे चीजें करवाता है जिससे हम बीमार गिरेंगे। तो उसके लिए कैंट के एनालिसिस में या कोई भी होम्योपैथी के एनालिसिस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिम्टम होते हैं कि ऐसा क्या पेशेंट को इच्छा, डिजायर या डिसलाइक डेवलप हो गया जिससे पेशेंट हमेशा ऐसी चीजें में गिर जाता है जो उसको पता है उसको बीमार गिराने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, हम सबको पता है कि अगर हम तंबाकू खाएंगे, अगर हम सिगरेट पिएंगे, अगर हम गुटखा खाएंगे तो हमको कैंसर हो सकता है। किसको नहीं पता? सबको पता है। लेकिन लोग खाते हैं। खाते हैं या नहीं खाते हैं? सबको पता है। इनफैक्ट गवर्नमेंट तो लिखता है उसके ऊपर, इतना बड़ा बड़ा पिक्चर के साथ आजकल आता है वो। फिर भी खाते हैं। क्यों खाते हैं लोग? क्योंकि क्योंकि लॉजिक से ज्यादा, अपने दिमाग से ज्यादा अपनी इच्छा शक्ति काम करती है। अपनी इच्छा शक्ति के हिसाब से हम लोग ऐसे चीजें करते हैं जो अपने को पता है गलत है, और वहां से डिजीज शुरू होता है। डिजीज की शुरुआत वहां से होती है। एक और, अच्छा, वो केस बताने के पहले, अगर ये केस मैं अगर खत्म करूं, तो अगर ये सब मैं रेपर्टराइज करता हूं सारे सिम्टम्स, तो फिर वेयर इज इट, तो फिर ये दवा ये आता है, नोज बिकमिंग कोल्ड, थर्स्टलेसनेस और एक सिम्टम था पेशेंट का एक्चुअली। थर्स्टलेसनेस, एक्सर्शन, रनिंग, इचिंग। देखो लास्ट में मैंने लोकल सिम्टम्स लिए और फिर पेशेंट को सेपिया दिया। ठीक है, तो दवा दिया गया पेशेंट को सेपिया। ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द लर्निंग, जैसे मैंने बताया कि हम सबको पता होता है कि सिगरेट नहीं पीना है, दारू नहीं पीना है, लेकिन हम पीते हैं या पेशेंट पीता है क्योंकि अपनी इच्छा शक्ति ज्यादा स्ट्रांग होती है और वहां से हम बीमार गिरते हैं। तो अभी रिसेंटली मैंने एक पेशेंट देखा कि वो, उसको अ, उसको एकदम एडवांस्ड कैंसर है। ठीक है। और वो कैंसर है ओरल कैविटी का। ओरल कैविटी का कैंसर है पेशेंट को, एकदम एडवांस लेवल। उसका एक बार सर्जरी हो चुका है, और सर्जरी के बाद फिर से 1 साल के बाद वापस कैंसर हो गया। तो वो वापस ऑपरेट किया, वापस कीमोथेरेपी किया, वापस रेडिएशन किया, लेकिन फिर से वापस आ गया है। तो वो बहुत एडवांस स्टेज का कैंसर है फिलहाल। 2 ऑपरेशन, कीमो सब हो गया है, लेकिन थर्ड टाइम पेशेंट को रिलैप्स हुआ है। हम्म। थर्ड टाइम पेशेंट को रिलैप्स हुआ है। तो मैंने पूछा ये सब क्यों हुआ? तो वो बोले कि हमको लगता है, सब डॉक्टर लोग ने भी हमको बोला है कि ये गुटखा बहुत खाते थे मेरे पिताजी। हाँ, गुटखा बहुत खाते थे। एक 10-15 साल उन्होंने खाया और फिर बंद कर दिया। मैंने बोला कब बंद किया? बंद करके हो गया एक 10 साल। बोला 10 साल बंद किया फिर कैंसर हो गया? वो बोले नहीं नहीं, एक्चुअली वो 10 साल पहले उनको डायबिटीज डिटेक्ट हुआ।
तो फिर डॉक्टर लोगों ने उनको बोला कि तुम इतना गुटखा खाते हो, उसके लिए डायबिटीज हो गया। तो फिर इन्होंने गुटखा बंद कर दिया और सिगरेट चालू किया। फिर वो सिगरेट पीते थे, तो एक 5 साल के बाद उनको हाइपरटेंशन हो गया। तो फिर हाइपरटेंशन हो गया, तो डॉक्टर लोगों ने बोला अरे वो स्मोकिंग के वजह से हो गया। तो इन्होंने स्मोकिंग बंद कर दिया और दारू चालू किया। दारू चालू किया तो 1.5 साल के बाद उनको स्ट्रोक बैठा, वन साइडेड पैरालिसिस हो गया। तो पैरालिसिस हो गया तो फिर उन्होंने सब बंद किया, 1 1.5 साल घर पे थे। फिर थोड़ा पैरालिसिस से रिकवर हो गए और फिर ये कैंसर शुरू हो गया। तो मैंने बोला यार आप हमेशा बीमार गिरते थे, आपको पता था गुटखा के वजह से डायबिटीज हो गया, स्मोकिंग के वजह से हाइपरटेंशन हो गया, अल्कोहल के वजह से क्या पैरालिसिस हो गया, तो आपको हमेशा कुछ ये ऐसे व्यसन करना ही क्यों है आपको इतना कंपल्शन, ऐसा डिजायर? क्योंकि देखिए हमको हमको ये पता है कि दवा जो होता है, हम सिर्फ इस पे डिसाइड नहीं करते होम्योपैथी में दवा की एक्सटर्नल फैक्टर से, कि तंबाकू खाया उसके लिए कैंसर हो गया। इट इज लाइक सेइंग कि इन्फेक्टेड फूड या इन्फेक्टेड एयर में गए, उसके लिए कोविड हो गया। हम होम्योपैथी में क्या बोलते हैं, आप अगर इन्फेक्टेड कोविड एयर में भी जाओगे तो भी अगर आपका इम्यूनिटी अच्छा है तो आपको कोविड नहीं होगा। उसके लिए ना, कोविड के टाइम पे सबको कोविड नहीं हुआ, कुछ लोगों को हुआ, कुछ लोगों को नहीं हुआ। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी वो रिकवर कर गए, जिनकी नहीं थी वो नहीं करे, और जिनकी बहुत अच्छी थी उनको कोविड हुआ नहीं। क्योंकि एक्सपोज तो सब हुए थे, कितना भी आप प्रिकॉशन ले लो, आप एक्सपोजर तो होता ही है। तो हम हमेशा क्या बोलते हैं कि अंदर कुछ गड़बड़ है, उसके लिए बाहर का वायरस अफेक्ट करता है। वैसे ही अंदर कुछ गड़बड़ है, उसके लिए बाहर की कोई इच्छा आप में इतनी प्रबल हो जाती है कि गुटखा खाना ही है, जबकि मुझको मालूम है कि ये मेरा मुझको बीमार गिराने वाला है। सो दैट इज वाई हम हमेशा ढूंढते हैं कि अंदर क्या है जिसकी वजह से पेशेंट गुटखा खाता ही है। तो फिर वो पेशेंट बोलता है कि मैं इसके लिए खाता था क्योंकि मेरे को पहले से एक प्रॉब्लम है, मेरा मुंह हमेशा सूख जाता है। तो मुझको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए मुंह में, जिससे मुझको ऐसा लगता है कि मुंह सूखा नहीं है। तो वो मुंह, मैं एक्चुअली एक कंपनी में काम करता था और वो कंपनी है ना मुझको भेजती थी जंगल रोज। मैं दिन में 5 6 घंटा जंगल में ही काम रहता था। और जब मैं जंगल के अंदर जाता था ना, वहां पर तो पानी वगैरह नहीं मिलता है। तो मैं लेके तो जाता था पानी का बॉटल, बट फिर वो जंगल में होता नहीं था तो मैं नहीं लेता था क्या पानी वगैरह। और लिया तो भी खत्म हो जाता था, फिर भी मेरे को प्यास लगता था। तो फिर मेरे को किसी ने बोला कि आप एक सर एक काम करो, आप ये थोड़ा गुटखा ले लो, सिटी जाने तक थोड़ा आपका मुंह सूखा कम हो जाएगा, और फिर सिटी जाने के बाद पानी पी लो। तो उस दिन मैंने लिया गुटखा, तो मैंने देखो मेरे को 3 4 घंटा प्यास नहीं लगा। मुंह मुंह ऐसे वेट लगने लगा, पानी का प्यास नहीं। मैं बोला ये अच्छा है यार, पानी का प्यास अपना कम हो जाता है। तो बस फिर मैंने पानी पीना, पानी के जगह पे गुटखा खाना चालू कर दिया। और जैसे गुटखा खाना चालू कर दिया, मुझको बीमारियां होने लग गए। तो मेरे को बताइए अंदर की बीमारी क्या है इसमें एक्चुअली, एक्चुअल डिजीज क्या है, इनहेरेंट डिजीज क्या है? एक्सटर्नल डिजीज यही है कि वो गुटखा खाया, तंबाकू खाया और दारू पिया। ये बाहर के कारण है। अंदर का कारण क्या है? क्यों गिरा पेशेंट बीमार, क्यों पीने लगा पेशेंट दारू या गुट क्यों खाने लगा पेशेंट गुटखा? क्योंकि हेलो, हेलो। यस सर। हाँ, कुछ कोई आंसर करेगा इन चैट?
हाँ अच्छा, चैट में डाला है कुछ लोगों ने। चैट में आया है सर। ओके ओके। ट्यूबरकुलस बैकग्राउंड सल्फर हरिप्रसाद। हाँ। तो हाँ। तो मेरे हिसाब से ये है कि सबसे मेन सिम्टम ये है कि उस पेशेंट का मुंह सूखता है। क्योंकि पेशेंट का मुंह सूखता है, वो हमेशा पानी पीता है, और क्योंकि वो हमेशा पानी पीता है और उसको हमेशा पानी लगता है, वो उसको प्रॉब्लम होता है। उसको फिर जिंदगी आराम से जीने नहीं आता है, तो फिर उसको गुटखा खाना पड़ता है और उधर से उसको आदत लगती है। तो एक्चुअल बीमारी क्या है कि ड्राइनेस ऑफ माउथ विथ इंक्रीज्ड थर्स्ट। अगर उसका मुंह नहीं सूखता, अगर उसको इतना ज्यादा पानी नहीं लगता, तो पेशेंट गुटखा नहीं खाता। वहां कौन जो मंच नहीं निकलता। हाँ। तो तो दैट इज व्हाट इज डिजीज, कि हमको अंदर का चीज ढूंढना है जिसकी वजह से पेशेंट को बीमारी आ रहा है, पेशेंट को बीमारी डेवलप हो रहा है, ना कि एक्सटर्नल फैक्टर्स। जनरली हम खो जाते एक्सटर्नल फैक्टर्स में, कि तंबाकू खाया उसके लिए हो गया। नहीं, तंबाकू एक्सटर्नल फैक्टर है, बट कोई इंटरनल फैक्टर है जिसकी वजह से पेशेंट तंबाकू खा रहा है, वो ढूंढना है। तब आपको कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मिलेंगे। ठीक है। और एक केस मैं आपको बताता हूं। एक एक बार एक पेशेंट आया, उसको भी ओरल कैंसर। तो मैंने उसको पूछा कि ये क्यों हुआ तुमको, ओरल कैंसर। तो वो बोला मैं दारू बहुत पीता था। ये एक ही कारण मेरे को लगता है कि मैं दारू काफी पीता। अब मैंने बोला क्यों भाई, क्यों पीते थे दारू। बोले कुछ नहीं, मैं तो ट्रक ड्राइवर था, अभी तो मैंने बंद कर दिया। ट्रक अभी दूसरे को दे दिया, उसको बोला चला, अभी तबीयत खराब हो गया मेरा। बट ट्रक ड्राइवर रहने की वजह से हमेशा ट्रैवल करना, ये हमेशा गाड़ी चलाना, तो थक जाते थे। और जो जो साथ रहने वाले लोग थे वो सब पीते थे, तो उनके साथ रह के लग गई आदत। ऐसे नहीं कि मुझको बहुत दारू की इच्छा है, ऐसे बस सब बैठे तो मैंने चालू कर दिया। दोस्तों में, यारी में हो जाता है मुझको। तो क्या दिखता है इधर, इधर अपने को दिखता है एक्चुअली अंदर से कुछ पेशेंट को इच्छा हुआ क्या दारू पीने का, नहीं हो। अंदर से कोई कोई ऐसे नीड थी क्या उसकी। देखो पहले केस पे कैसा था, अंदर से इच्छा हुआ मीठा खाने का, उसके लिए बीमार गिरी। दूसरे केस में कैसा था, अंदर से जरूरत थी, उसके लिए खाना पड़ा ना। अभी इस केस में ना पेशेंट को जरूरत है, ना पेशेंट को ना पेशेंट को अंदर से जरूरत है, ना पेशेंट को इच्छा है अंदर से। बस ऐसे ही ले लिया। ऐसे केसेस में कैसे ढूंढना है कैरेक्टरिस्टिक, कोई बता सकता है। संगत से। हाँ, संगत से लग गया सर उसको, ये बात सही है आपकी। बट फिर अभी हमको कैरेक्टरिस्टिक ढूंढना है। संगत से ऐसा तो कोई सिम्टम है नहीं अपने मटीरिया अमेरिका में कि संगत की वजह से। और वो इनहेरेंट सिम्टम भी नहीं है, वो तो बस ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है। इनहेरेंट चाहिए अपने को, अंदर से आया हुआ। तो रेस्टलेसनेस तो बोला नहीं सर। तो मैंने ऐसे केसेस में ना, जब अंदर से ना इच्छा हुई है और ना ना अंदर से कोई जरूरत थी, ऐसे केसेस में हमने उसका परिणाम देखना चाहिए।
कि आप ये दारू पीते थे ना, उसका आपको कुछ तो लगता होगा, तबीयत में असर कुछ तो दिखता होगा शुरुआत में। अभी तो कैंसर हो गया, लेकिन शुरुआत शुरुआत में आपको कुछ तो लगता होगा ना कि ये दारू पीने से तबीयत को कुछ नुकसान हो रहा है। ऐसे कुछ तो महसूस होता रहेगा, 1 2 दिन किसी को नींद नहीं आती, किसी को सर दुखता है, अगले दिन हैंगओवर रहता है। आपको क्या होता है? तो बोलता है मुझको है ना, मुझको हीट बढ़ जाती थी। अगर मैंने दारू पिया तो मेरे बॉडी में बहुत हीट महसूस होता था। तो वो हीट मुझको सहन नहीं होता था, और वो हीट से मुझको तकलीफ होने लग गई। और जैसे जैसे मैं पीता गया, पहले मेरे को वो हीट एक ही दिन रहती थी, फिर वो हीट धीरे धीरे बढ़ते गई, और वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन, फिर धीरे धीरे एलर्जी आने लग गया, फिर मुंह लाल होने लग गया, और फिर थोड़े महीनों के बाद ये अल्सर दिखने लगा, और फिर मेरे को ये डिटेक्ट हो गया। तो फिर अगर आप जाते हो इधर और ये देखते हो बॉडी हीटेड, गेटिंग वार्म, नहीं आ रहा है क्या? मैं हमेशा भूल जाता हूँ ये रूब्रिक, 1 मिनट। दवा है बी आर, किसी को मिला क्या? हाँ ये देखिए ये, हाँ, हीटेड, generality is heated warmed hot becoming aggravated drunkards in old। दारू पी पी के बॉडी में गर्मी चालू होती थी, और उधर से बीमारी शुरू हुआ। तो एक होता है कि आप में इनहेरेंटली कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये करो, और फिर आप डिजीज हो जाता है। एक होता है सब कुछ अच्छा है, लेकिन ऐसे ही फिर भी आप संगत के असर से, इसके असर से आप डिजीज इनवाइट करते हो, ऐसे सब चीजें खा पी कर। ऐसे केसेस में जब अंदर से इच्छा थी नहीं, लेकिन सिर्फ आदत ऐसे ही लग गई, ऐसे केसेस में आपको इफेक्ट देखना है, परिणाम देखना है। और वो परिणाम इंडिविजुअलिस्टिक परिणाम देखना है। ये केस में हीटेड था, कुछ केस में सर दुखेगा, कुछ और केस में पेट खराब होगा, कुछ और केस में कुछ और होगा। इस केस में हीटेड हुआ, तो हमको ये देखना है कि दारू के वजह से हीट बढ़ता है, ऐसा कौन सा दवा है? तो ये ऐसा दवा है बराइटाका। तो ये पेशेंट को मैंने दिया बराइटाका। इसके पहले वाले पेशेंट को क्या था कि मुझको अंदर से इच्छा होता है कि पानी पीना ही है हमेशा, मुंह सूखता ही है हमेशा, उसके उसको क्या दिया? ब्रायोनिया, क्योंकि अंदर की इच्छा है उसकी। इसको क्या दिया? बराइटाका। उसके पहले के केस को दिया सेपिया। सो बेसिकली मेरा मैसेज ये है कि डिजीज, बीमारी हमेशा दो चीजों से होती है। एक होता है इनहेरेंट फैक्टर्स, और दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स, या बाहर की चीजें, अंदर की चीजें और बाहर की चीजें। जब अंदर और बाहर का संगम होता है तभी ही बीमारी हो सकता है। सिर्फ बाहर के कारण से बीमारी नहीं हो सकता, सिर्फ अंदर के कारण से भी बीमारी नहीं हो सकता। अंदर के कारण को थोड़ा सा आपको तेल डालना पड़ेगा दारू पीकर, तब वो अंदर का बीमारी बाहर निकलेगा। वैसे ही बाहर के चीजें तभी इफेक्ट करेंगी जब अंदर का कोई वीकनेस है। हमेशा भुलाने का कॉज। हम्म, ठीक है। अगर हम ऐसे कॉज ढूंढते हैं बीमारियों का, तो फिर तब हमको हमको रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। तो चलो और एक केस करते हैं हम लोग। और डॉक्टर अभिषेक, और एक 10 मिनट है ना मेरे पास? 10 मिनट के बाद, ये केस के बाद वी विल टेक सम क्वेश्चंस। अच्छा 20 मिनट्स है ऑल टुगेदर, बट हाँ हाँ, क्योंकि एट जनरली थर्टी तक। सानी सर मेरे को बोलते थे 8:20 को खत्म करो, 5 10 मिनट क्वेश्चंस के लिए रखेंगे। हाँ सर हाँ, एग्जैक्टली। तो तो ये केस है रेक्टल कैंसर। ठीक है, पेशेंट को है रेक्टल कैंसर। तो
पेशेंट को फिलहाल क्या होता है, ऐसा होता है कि उसको हमेशा स्टूल्स जाने का इच्छा होता है बहुत, हमेशा। तो ऐसा उसको लगता है कि जाऊं, लेकिन वो जाती है तो कुछ होता नहीं है, फिर वापस आती है, फिर जाती है, फिर। और वैसे वो हर 5 से 10 मिनट करते ही रहती है। हर 5 से 10 मिनट, जाओ आओ, जाओ आओ, जाओ आओ, ऐसे हर 5 से 10 मिनट। और उसको उसके साथ एकदम डायरिया या लूज मोशंस होते हैं। ठीक है। इसके साथ पेशेंट को है बैक एक, और पेशेंट को पहले से सायटिका का पेन है, और वो सायटिका पेन के साथ पेशेंट को नमनेस हो जाता है, नमनेस इन फीट, उसके पैर एकदम नम हो जाते हैं। हम्म। सायटिका होता है, नमनेस इन फीट हो जाता है। और पेशेंट को बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है, क्योंकि वो हमेशा उठो बैठो जाओ, 5 मिनट टॉयलेट बैठो आओ। और उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं गई तो अभी के अभी पूरा टॉयलेट हो जाएगा और पूरे कपड़े खराब होंगे, बट कुछ होता नहीं है। ऐसे जब वो 10 बार जाता है तो उसको थोड़ा सा होता है, क्योंकि वो जो ग्रोथ है कैंसर का रेक्टम में, वो इतना बड़ा है कि वो पूरा ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है वो ट्रैक। उसके लिए उसको हमेशा वो सेंसेशन रहता है, और वो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्ट करता है, और वो जाके पेल्विस पेल्विस में यूट्रस को भी ब्लॉक कर रहा है वो। तो उसके वजह से पेशेंट का यूरिनेशन वगैरह सब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है। अभी अगेन अगर हम सिर्फ वो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इनएफेक्चुअल यूरिन फ्रीक्वेंट स्टूल्स, इनएफेक्चुअल स्टूल्स, इस पे ही फोकस रखेंगे तो प्रॉब्लम होगा। हमको बनाना चाहिए कंप्लीट सिम्टम। ठीक है। तो कंप्लीट सिम्टम बनाना मतलब क्या? हम्म। कंप्लीट सिम्टम बनाना मतलब हमने ऑलरेडी सीखा है। तो मैंने पूछा कि ये सब शुरू कैसे हुआ आपको बीमारी? पेशेंट बोलती है कैसे हुआ मेरे को मालूम नहीं है। वैसे मेरा तबीयत बहुत अच्छा रहता था। मेरा अपना एक होटल है, और होटल में शी वॉज द कुक, मैं खाना बनाती थी। और मुझको आदत है दिन में 10 12 घंटा 14 घंटा खड़ा रहने का, और खाना बनाने का, और लोगों को देने का। वो कुछ पिज्जा बर्गर ऐसे कुछ बनाती थी और बेचती थी। तो मुझको आदत है 10 10 12 12 14 14 घंटे खड़े रहो, खाना पकाओ। तो वो काम कर करके मेरा कमर दुखना चालू हुआ। और वो कमर जब दुखता था ना, तब तब एक्चुअली वो इतना दुखता था कि मुझको ऐसा लगता था कि मेरा पूरा कमर ऐसा, क्या बोलते हैं, गिव आउट करेगा, क्या बोलते हैं, एकदम थक जाता है ना बॉडी। अभी मसल खड़ा खड़ा खड़ा, और ऐसे नहीं 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, सालों साल ऐसा खड़ा है। तो वो मसल ऐसा बोलता बस अभी थक गया। तो ऐसे वो कमर मेरा छोड़ देता था ऐसे। और सिर्फ कमर नहीं, मेरे को ऐसा लगता है मेरा पेट भी ऐसा मेरे को छोड़ दे रहा है। तो पेट जब मेरा ऐसा छोड़ देता था ना, तो एकदम से ऐसा लगता था कि सारे चीजें जो एकदम ऐसा बाहर निकल जाएंगे, मतलब मेरा इंटेस्टाइन, मेरा यूटरस, मेरा कमर, जो सब चीजें ऐसे नीचे से बाहर ही आ जाएंगे, एकदम प्रोलैप्स हो जाएगा सबका। ऐसा उसको फीलिंग होता था पेशेंट को। तो तब मैं गई डॉक्टर के पास कि क्या हो रहा है ये। तो डॉक्टर ने बोला अरे तुम्हारे मसल्स कमजोर हो गए, तुम बहुत ये करते हो। तो मुझको बेल्ट दिया, उन्होंने एक्सरे निकाला, स्पाइन में थोड़ा कॉम्प्रेशन है बोला, और उन्होंने बोला उसकी वजह से ही आपको सायटिका है। तो आप ये सायटिका के लिए एक्सरसाइजेस करो, कमर को रेस्ट करो, बेल्ट पहनो, और काम कम करो। बट मुझको तो काम रहता ही था, करना ही पड़ता था, तो मैं खड़े रहती थी, तो कब तबीयत मेरा खराब होने लगा।
तो थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह से सायटिका मेरा कंट्रोल हुआ, लेकिन कमर मेरा दुख रहा था। फिर धीरे धीरे मुझको टॉयलेट में, डाइजेशन में, इसमें प्रॉब्लम होने लगा, और फिर लास्ट में मेरे मुझको ऐसा लगा कि मेरे को टॉयलेट में तकलीफ हो रहा है। फिर वापस से मैंने इन्वेस्टिगेट किया, तो तब वो बोले कि तुमको कैंसर हो गया है। ठीक है। तो अभी कोई कोई बोलना चाहता है क्या है इसमें इम्पोर्टेंट? इन डिस्पोजिशन टू व्हाट? इन डिस्पोजिशन टू वर्क, हाँ सर। सिर्फ इनडिस्पोजिशन नहीं है, देर इज ओवर वर्क, ओवर एक्सर्शन। बहुत ज्यादा एक्सर्शन किया ना पेशेंट ने, ओवर एक्सर्शन हो गया। और उसके लिए इलास्टिसिटी, मसल इलास्टिसिटी लॉस हो गया। उसके लिए पेशेंट को क्या सेंसेशन आया, जैसे कि सब कुछ प्रोलैप्स हो जाएगा, है ना? ऐसा कौन सा दवा है, आप मेरे को बताओ, जिस जो बहुत ओवर एक्सर्ट करता है, इतना ओवर एक्सर्ट करता है कि मसल पूरा गिव आउट कर देता है। और मसल गिव आउट करके बाद में वो मसल गिव आउट इतना बढ़ता है कि उसको रेक्टल कैंसर हो जाता है। आपको सबको पता है ये दवा। नहीं, नक्सवामिका नहीं है। नक्सवामिका ओवर एक्सर्शन इस तरह का नहीं है सर। वो नक्सवामिका का थोड़ा मेंटल इमोशन एक्सर्शन है, और वो भी उसमें पैसा बहुत चाहिए, ये सब है। ओवर एक्सर्शन, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज। एनीबडी? अगर हम दवा खोलते हैं ना, दवा है रूटा, है ना? ये सब तो है, मैकेनिकल इंजरीज वो सब। ओवर एक्सर्शन लिखा है इसमें। लेमनेस, एक्चुअली लेमनेस का, ये देखिए, ये पहला तो इम्पोर्टेंट, ये जो दवा है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेक्टल कैंसर के। प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम इमीडिएटली पैसेज, स्लाइटेस्ट टूपिंग आफ्टर कन्फाइनमेंट, फ्रीक्वेंट अनसक्सेसफुल अर्जिंग, जो अपने पेशेंट को है, जो आपको कई बार ऐसा लगेगा जैसे कि वो नक्सवामिका का सिम्टम है। बट यहाँ पर ऐसा क्लियरली लिखा नहीं है कैंसर, तो ठीक है, हम रेपर्टरी में ही ढूंढते हैं। फिर भी देख लेते हैं एक बार इधर। फाइब्रस, ब्रूइस्ड, वेरीनेस, हेवीनेस नोट्स। हाँ, तो इधर लिखा नहीं है ना। अगर पहले आप यहाँ देखते हो प्रोलैप्स रेक्टम, तो आपने देखा जो पेशेंट का सेंसेशन था। पहले तो आप कॉज देखो, ओवर एक्सर्शन। ठीक है, ये देखिए, बैक पेन, डॉर्सल रीजन, स्कैपुला राइट बिलो, आफ्टर एक्सर्शन, डीप इंस्पिरेशन, मूविंग राइट आर्म एक्सटेंड्स, ये नहीं। देखिए वापस ओवर एक्सर्शन। इन जनरल मेरे को आपको ये दिखाना था कि रूटा हैज एलिमेंट्स फ्रॉम ओवर एक्सर्शन। ठीक है। इनफैक्ट फाटक में वो ओवर एक्सर्शन था, फाटक में नहीं आया क्या? ठीक है। एंड इट इज अ रेमेडी फॉर rectal cancer. I will show you that also. Abdomen cancer, bowel, sigmoid and rectum. ये देखा, रूटा। It is a very important remedy for rectal cancer with sensation of prolapse, ये सब। ओके। सो ये जो है कि हिस्ट्री लेना, और हिस्ट्री में ये ढूंढना कि व्हाट इज द कॉजेटिव फैक्टर, what are the inherent causative factors, what are the external causative factors। कभी कभी causative factor inherent होता है, पेशेंट के डिजायर से आएगा। कभी कभी inherent symptom से होता है, जैसे कि वो ड्राइनेस वाला था। कभी कभी ऐसे ही आदत होके उसके इफेक्ट से होता है।
कभी कभी लाइफस्टाइल, जीवन शैली के हिसाब से पेशेंट को कैंसर डेवलप होता है, जैसे रूटा को ओवर एक्सर्शन की वजह से हुआ। तो अगर हम हिस्ट्री टेकिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं और हिस्ट्री टेकिंग के बेसिस पे एक पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज बनाते, एक सीक्वेंस, अब मुझको हर चीज समझ में आता है ना कि प्रो स्टमक सिम्टम क्यों था, प्रोलैप्स क्यों था, सायटिका क्यों था, रेक्टम कैंसर, ये सब एक डिजीज इवोल्यूशन के भाग है। ये सब अलग अलग सिम्टम नहीं है, स्टमक अलग है, सायटिका अलग है, रेक्टम अलग है, ऐसा नहीं है। ये सब डिजीज इवॉल्व हुआ है, पहले इधर लोकेशन, फिर इधर, फिर इधर, लास्ट में कैंसर, ऐसा हुआ है। तो डिफरेंट सिम्टम्स आर पार्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द डिजीज एंड नॉट डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स। जब तक हम वो डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स करके देखेंगे, हमको ऐसा लगेगा कि अरे सब सिम्टम्स स्कैटर्ड है। लेकिन जब हम उसका चित्र बनाने को देखेंगे, जब हम उसका टोटलिटी बनाएंगे, जब हम उसका पोर्ट्रेट बनाएंगे, तो हमको हर सिम्टम का वैल्यू और इम्पोर्टेंस समझता है, और एक पिक्चर बनता है जिससे क्लैरिटी आता है सिम्टम्स का। तो वो क्लैरिटी हमने डेवलप करना चाहिए। और अगर ये क्लैरिटी आपको डेवलप करना है तो आपने सीखना चाहिए। ये जो हम मैं आता हूँ बीच बीच में 2-4 महीने में एक बार, ये थोड़ा सा ऐसे ही ग्लिम्स देने आता हूँ। बट अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सही तरीका है, ये मुझको सीखना है, ये मेरे को करना है, तो आप प्लीज आइए, प्राणा आइए। हम लोग वहां पर लाइव केसेस दिखाते हैं, हर रविवार को हम लाइव केस दिखाते हैं। आप आइए, हम फ्री में सिखाते हैं आजकल। तो आप आइए पूना, और वहां पर सीखिए हमसे लाइव केसेस। हम बहुत दिलो जान से आपको सिखाएंगे केस टेकिंग कैसे करना है, हिस्ट्री कैसे बनाना है, रेपर्टाइज कैसे करना है, टोटलिटी कैसे बनाना है। और कल मेरा वेबिनार है कैंसर के ऊपर, 2 दिन का, होप के चैन इस पे। तो जिस जिसको ऐसा लगता है कि उसको सीखना है, कल के वेबिनार को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वो होप पे वेबिनार होने वाला है कल। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है, होप वेबसाइट पे जाइए और रजिस्टर कीजिए। धन्यवाद। तो डॉक्टर अभिषेक, इफ वी हैव एनी थैंक यू सर। क्वेश्चन। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। लिंक लिंक हाँ, मैं लिंक डालता हूँ सर इसमें, ग्रुप में। थैंक यू अभिषेक जी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर तलारी सर। बहुत अच्छा, शानदार। आपका तो हम बहुत बड़ा फैन है समझे ना। हमको बहुत अच्छा लगता है आपका जो है सजेशन, और हाँ कॉज से जो स्टार्ट करते हैं, यह मुझे बहुत बढ़िया लगता है सही में। तो जरूर हम पुणे आएंगे निश्चित तौर पर आइए पुणे सर। आएंगे, हाँ आएंगे निश्चित। काइंडली आप कांटेक्ट नंबर दे दीजिएगा, और पुणे जरूर भेंट करेंगे, क्योंकि मेरा बेटा भी बम्बे में है तो हाँ हाँ, तो पुणे आने में कोई, बहुत अच्छा लगा आपने जो सिलेक्शन की है, बहुत बढ़िया लगा। ये मेरा और इस, मोबाइल नंबर है सर, चैट में डाला है। हाँ आप हाँ ठीक है, हम लिख लेते हैं अब आपको। हाँ न, तो बहुत बढ़िया है, आइए एकदम शानदार। महीना 2 महीना में जरूर आओ। जो है लिंक कल जो है कितने बजे से वेबिनार है आपका? कल सर वो 7 से 9। ओ सात से, यस, निश्चित जुड़ेंगे एकदम, बहुत शानदार। मैं वो लिंक ही ढूंढ रहा हूँ सर, मेरे को मिलता है क्या, मैं देखता हूँ कल का। अच्छा काम, सात, होप न है, होप, होप, हाँ होप। HOPE। हाँ हाँ हाँ, चलेगा, ठीक है। और कुछ? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। इस तरह से हम लोग काम करें तो घर घर होम्योपैथिक, हर घर होम्योपैथिक होगा हाँ ये बात सही है सर। बहुत बढ़िया। हम तो देख रहे हैं, हम तो अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, HMI से स्टार्ट की 1987 से। तो हाँ, बहुत बढ़िया लगा। हम तो आज तक अंग्रेजी दवाई नहीं खाए हैं समझे अरे वाह। हाँ, 67 बरस का उम्र होने जा रहा है। अभी तक दवाई कोई नहीं टच किए हैं होम्योपैथिक।
लेते हैं। अच्छा है सर। हम तो यहाँ तक बच्चे का, अपने बच्चे का डिलीवरी भी होम्योपैथिक से कराए हैं घर पर। हाँ हाँ तो इसीलिए सर, वो लिंक विश्वास बहुत शायद, जरूरी, हाँ हाँ हाँ, कॉज बोलते हो। विश्वास बहुत जरूरी है। वो लिंक नहीं आ रहा है सर, ग्रुप में डालने नहीं आ रहा अच्छा है। ठीक, ठीक है, तो हम कल आते हैं डॉक्टर फिर अभिषेक, बात मैं कर। आपको व्हाट्सएप चैट पे भेज देता हूँ, आप प्लीज शेयर कर देना। ओके सर, ओके। Sir, it's here in the chat box. We can see your number 9850 376 263, right? नहीं मैडम, द सर वांटेड होप लिंक आल्सो फॉर Oh, okay, okay. टुमारोज वेबिनार। चले, ठीक है। Okay, sir. Okay, sir. Thank you so much, sir, ओके। for this wonderful session. And almost time हो गया है. And हाँ now I would like to call Dr. Anjali ma'am for the next session.